तो इफ़ेक्टिव मार्केटिंग के रिस्पॉन्स से ही हमें अच्छी सेल्स मिलती हैं। तो हम लेकिन सेल्स एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल्स को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, बाकी उसके किस तरीके से हम उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे आज। कि जब आप मार्केटिंग करते हो तो मार्केटिंग का रोल क्या है? कस्टमर को आप तक लेकर के आना। लेकिन उसको प्रोडक्ट सेल करना या नहीं करता है, वो प्रोडक्ट सेल होता है आपका या नहीं होता है, वो टोटली डिपेंड करता है आपकी सेल्स स्ट्रैटेजीज के ऊपर, राइट। सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी बिजनेस के लिए सेल्स ही होता है, और अगर आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट में आते हो, और हर एक बिजनेस ओनर का यही सपना होता है कि मेरी सेल्स इंक्रीज हो। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सर ये कहना चाहूँगा कि सेल्स एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है कन्वर्जन का, जिसमें आप प्रोडक्ट बेचने तक लेकर क्लाइंट को काफ़ी स्टेजेस में लेके जाते हो। तो कई जो बिजनेस ओनर्स या जो भी टीम होती है वो ये चीज़ें नहीं समझते कि उसको हम किस प्रोसेस के थ्रू लेके जाएं क्लाइंट को, ताकि वो कन्वर्जन हो सके। कि जो विरेश ने बोला कि मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू, वो स्टेजेस के थ्रू वो गुजरता है, तो हर एक स्टेज को इंडिविजुअली फोकस नहीं किया जाता। बेसिकली जो आपका सेल्स प्रोसेस है, आपकी इफ़ेक्टिव मार्केटिंग के बाद जब आपके पास लीड जनरेट होती है, देन आपका फर्स्ट स्टेप हो गया आपका लीड जनरेशन। देन वही आपका कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। उसी टाइम आप सबसे पहले अपने कस्टमर से इंगेज होते हो या आप उससे बात करते हो, तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि अगर आपने उसे फर्स्ट इंटरेक्शन जब आपने अगर उसका अटेंशन गेन कर लिया उसी टाइम पे, देन आपके कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो, जैसा क्या होता है कि फर्स्ट इंटरेक्शन पॉइंट में क्या होता है कि जब हम लोग अपने खुद के एक्सपीरियंस को आप लेके जाइए, आप किसी भी बिजनेस हाउस में जाते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने जाते हो, तो अभी तक आप उनका अपने प्रोडक्ट या सर्विस अभी देखा भी नहीं है। आप सबसे पहले आप उनके साथ एंगेज होते हो, एक इंटरेक्शन स्टार्ट करते हो। तो ये फर्स्ट पॉइंट में आपका एक्सपीरियंस कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो और यू फाइंड दैट यू डोंट हैव अ टेबल एंड नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट यू कि आप रेस्टोरेंट में आए हो, यू नो योर कंप्लीट स्टाफ इज बिजी समवेयर एल्स एंड नोबडी इज गिविंग यू अटेंशन। आपको किसी ने ईमेल लिखा है बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑन टाइम। सो योर फर्स्ट इंटरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर उस टाइम पे आपने अपना उस कस्टमर को अटेंशन नहीं दिया, बिकॉज एट दिस वेरी पॉइंट ऑफ टाइम द कस्टमर हैज़ नॉट येट डिसाइडेड कि वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेगा भी या नहीं। बिल्कुल। और अगर इसी पॉइंट पे आपका उसके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपका उसके माइंड में बन गया, नेगेटिव इमेज बन गई, तो आप अपनी टोटल सेल्स को लूज कर दोगे एंड नोबडी नोज कि वो आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, है ना, या वो आपको और कितने कस्टमर्स को लेकर के आ सकता था। और बहुत से बिजनेसेस यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे ही इग्नोर कर देते हैं कस्टमर को अटेंड करना या उसको फोकस देना। राइट। जब हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है जिसमें हमारा कस्टमर फर्स्ट टाइम हमारे पास विजिट करता है, तो हमारा सेकंड पार्ट जो होता है उसमें हम नीड एनालिसिस करते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हम उसको समझते हैं कि क्लाइंट क्या चाहता है हमारी। अब मान लो अगर हम रेस्टोरेंट का एग्जांपल देते हैं, तो आपके पास चाइनीज़ है, आपके पास फ्रेंच है, इटालियन है, बट कस्टमर खाना क्या चाहता है आप उसको वो समझो, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप कस्टमर को ट्रीट करते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आपका कस्टमर आपके पास थोड़ी देर के लिए एंगेज अच्छे तरीके से हो जाए नेचुरली। क्योंकि इस लेवल पे, इस फेज पे आकर के कस्टमर ये समझने की कोशिश करता है कि मुझे जो मेरी जो रिक्वायरमेंट है, क्या वो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। वो और चीज़ों को आपको उसका प्रॉब्लम क्या है, क्या उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन यहाँ पे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल राइट। तो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को यहाँ पे सेकंड स्टेज पे रिव्यू करना शुरू करता है। सेकंड स्टेज पे वो सबसे पहले तो वो आपके साथ इंटरेक्ट करता है, अब यहाँ पे सेकंड स्टेज पे वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के साथ इंटरेक्ट करता है, राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब उसका एक्सपीरियंस किसके साथ हो रहा है कि आपकी पास कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है, किस तरीके का फूड अवेलेबल है, किस तरीके का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कस्टमर अब इस फेज पे जा करके आपके पास समझेगा। तो फिर आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जानने के बाद आप फिर उसको, तब उसका जो थर्ड स्टेप आता है, आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। नेचुरली वो सोल्यूशन आपका प्रोडक्ट हो सकता है, आप सर्विस हो सकती है, ठीक है। अब उसकी जब तक आपको रिक्वायरमेंट के बारे में अच्छे से
लोग नहीं समझते हैं, ठीक है, और उससे पहले ही बहुत कुछ ऑफर करना शुरू कर Correct. देते हैं। राइट। ये भी एक गलत अप्रोच होती है, इस वजह से भी आपकी सेल्स जो है वो कन्वर्ट नहीं होती। सबसे पहले आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, उसकी प्रॉब्लम, उसकी डिमांड को समझिए, उसकी नीड्स को समझिए, फिर उस नीड को जो आपका सर्विस या प्रोडक्ट फुलफिल कर सकता है सिर्फ उतना उसे दिखाइए या उतना उसके बारे में उसे समझाइए, बिल्कुल। है ना, ताकि उसे लगे कि नहीं, यहाँ पे मुझे अपनी रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल हो सकती है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी कस्टमर करना शुरू कर देता है कि मान लो आपने अपनी सर्विस उनको बता दी कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, तो कस्टमर के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं कि मैं ये सर्विस ले रहा हूँ, अदर प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइसिंग है, क्या बेनिफिट्स होंगे उस चीज़ के, तो वो बहुत सारी चीज़ें उसके हाँ, mind आई में मीन कंपैरिजन स्टार्ट हो सकता कंपैरिजन स्टार्ट होता है, क्योंकि और इस स्टेज पे अब जो आपकी जो सेल्स टीम है हाँ जी। या जो आपके बिजनेस टीम है, वो पूरी की पूरी टीम को इस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए और नॉलेजेबल होना चाहिए कि द मोमेंट, दिस इज़ द फोर्थ स्टेज, जब आपके कस्टमर का आपने उसको एक सॉल्यूशन ऑफर कर दिया, मे भी आपने कहा कि ठीक है हम आपको हाँ ये पर्टिकुलर सर्विस देंगे, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट देंगे, तो आपके कस्टमर के माइंड में अचानक से बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, सर्विसेज जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके उसके दिमाग में आ जाएंगे, ठीक है। और इस टाइम पे आपके पास ये चीज़ होना ज़रूरी है कि आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विस के डिफरेंशिएटर्स मालूम हो। बिल्कुल। और डिफरेंशिएटर का पर्पज़ क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को बिजनेस को कैसे पोजीशन कर रहे हो, बिल्कुल। करेक्ट। है ना। हाँ जी। अब कई बार क्या होता है कि आपका एक फीचर है, आपका एक यूएसपी है जो आपके प्रोडक्ट को टोटली यूनिक बना रहा है, लेकिन आप उस प्रोडक्ट के उस यूएसपी को पोजीशन नहीं कर पाते हो ढंग से, हाँ जी। और कस्टमर उस प्रोडक्ट के यूएसपी को नहीं समझता है, और वहाँ पे वो आपका कंपैरिजन आपको दूसरे ब्रांड्स का भी मालूम नहीं, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपकी सेल्स टीम जो है उसे मालूम ही नहीं कि दूसरी कंपनी का प्राइस क्या चल रहा है, राइट। दूसरी कंपनी के पास कौन सी वीकनेसेस हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स है। राइट। तो जब तक आपने पूरा अपना डिटेल अपना तैयारी नहीं की है, आप अपना ब्रांड या प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसके बाद में हम फिफ्थ स्टेज पे अगर बात करते हैं तो फिर आपका नेगोशिएशन आता है कि आपका कस्टमर आपसे नेगोशिएट करने लगता है, या आप कह सकते हैं कि आपका रिजेक्शन हैंडलिंग। तो ये आपकी सेल्स टीम को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से वो उन रिजेक्शंस को हैंडल करें, और उस टाइम पर भी कस्टमर को प्रॉपर उसके सिग्नल्स को समझ के, और फिर हम उसको उसी के अकॉर्डिंग, मतलब हमारे हाथ से वो डील भी ना जाए और वो चीज़ें हैंडल भी हो जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। नेगोशिएशंस और रिजेक्शन हैंडलिंग जो स्टेज होता है, ये सबसे चैलेंजिंग स्टेज होता है किसी भी सेल्स टीम के लिए, राइट। क्योंकि आपको अलग अलग तरह की रिजेक्शन हो सकते हैं। दिस नॉट ओनली अबाउट द प्राइस, आपको प्राइस के अलावा अलग अलग तरह की रिजेक्शंस मिलती हैं। कई बार कस्टमर कहता है कि नहीं, मैं अभी इमीडिएटली आपका प्रोडक्ट सर्विस नहीं बाय कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए टाइम चाहिए। बिल्कुल। अनदर कुड बी कि नहीं, ये डिसीजन मेरे हाथ में नहीं है, मुझे अपने किसी सीनियर से बात करनी पड़ेगी या किसी फैमिली मेम्बर से पूछना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है, इस प्रोडक्ट का प्राइस मुझे अभी ज़्यादा लग रहा है, हाँ जी। या मेरे पास अभी इस को पेमेंट करने के लिए फंड्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और तरह की भी कई बहुत सारे रिजेक्शंस रिजेक्शंस होते हैं। हो सकती हैं जो आपको हैंडल करनी पड़ेंगी। सो उस टाइम पे ये बहुत क्रूशियल सा स्टेज होता है कि अगर आपने उन रिजेक्शंस को हैंडल नहीं किया, बेसिकली रिजेक्शन का मतलब क्या है कि कस्टमर कहीं ना कहीं या तो आपके प्रोडक्ट से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, कन्विंस नहीं है, और वो आपको डायरेक्टली नहीं कह पा रहा है कि मैं आपका प्रोडक्ट नहीं लूँगा, ठीक है, और वो उसके एक सिग्नल्स हैं जो आपको वो अपनी बॉडी लैंग्वेज या कम्युनिकेशन से कन्वे कर रहा है कि आपका प्रोडक्ट मैं अभी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। और अगर सेल्स टीम वहाँ पे ये सिग्नल को समझ आती है और वो ये रीज़न को भी आइडेंटिफाई करती है कि वो रिजेक्शंस किस बेस पे हैं, है ना, वो प्राइस को लेके हैं, या वो आपके क्वालिटी को लेके रिजेक्शन आ रहा है, या उसके पास अभी वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड नहीं हो पाया, राइट। तो आप उन रिजेक्शन को इजीली हैंडल कर सकते हो, और आप वो अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो एट दिस वेरी पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज ये एक ऐसी क्रूशियल स्टेज है जहाँ पे सेल्स का क्लोज होना बहुत, आप उसके बहुत नज़दीक पहुँच चुके होते हो, ठीक है,
और ये तभी पॉसिबल है अगर कस्टमर उस वक्त डिसीजन ले ले, और वो डिसीजन दो ही चीज़ों पे लेता है, या वो चीज़ उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है नंबर 1, और दूसरी इम्पोर्टेंस के अलावा उसे वो अर्जेंटली चाहिए। करेक्ट। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसी, ये दोनों चीज़ें अगर आप इस लेवल पे क्रिएट कर पाते हो तो आपका जो है वो कन्वर्जन हो जाता है, हो जाएगा। है ना। और सर कन्वर्जन जो है वो भी पार्शियली नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आपके पास क्लाइंट ने आपको पैसे दे दिए, आपने उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो वो एक कन्वर्जन नहीं कहलाएगा। और अगर आपके पास क्लाइंट को आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दी और क्लाइंट की पेमेंट आपके पास नहीं आई, तो वो भी एक कन्वर्जन नहीं कहलाया जाएगा। और बहुत सी सेल्स टीम्स क्या करती हैं, वो इस प्रकार की इनकम्प्लीट सेल्स को अपना सेल्स टारगेट में इंक्लूड कर लेते हैं, बट आई डोंट think that this should be considered as sales, because sales means जब आपका पेमेंट भी कंप्लीट हो चुका है एंड आपका प्रोडक्ट या सर्विस की डिलीवरी भी कंप्लीट हो चुकी है फ्रॉम बोथ द साइड्स, सो ओनली देन दैट सेल्स वुड बी कंसीडर्ड एज क्लोज्ड। क्लोज्ड मीन्स कि अब इसके बाद कुछ भी चीज़ पेंडिंग नहीं है, ना पेमेंट ना डिलीवरी, राइट। सो ये तो हो गए 6 स्टेजेस ऑफ द सेल्स, जो कि आपको या आपकी टीम को बहुत अच्छे से हैंडल करने चाहिए, जिससे कि आपकी सेल्स इंक्रीज हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज़ है जो हम हमेशा भूल जाते हैं कि जैसे ही हमारा एक सेल होती है, ठीक है, राइट, और हम उस कस्टमर के ऊपर से अपना फोकस, अटेंशन या उसको इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं और हम नए कस्टमर की तरफ चल पड़ते हैं, जिसको हम आफ्टर सेल्स भी कह सकते हैं। और इसे हम बहुत जगह पे एक्सपीरियंस करते हैं, आप रियल लाइफ पे भी देखते हो, फीडबैक है ना, कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने गए हो और जैसे ही आपने वो प्रोडक्ट खरीद लिया और उसको बिजनेस ओनर को मालूम हो गया कि आपने ये प्रोडक्ट खरीद लिया है, जैसे इसका एक एग्जांपल ले सकते हो, आप कहीं पे कार खरीदने जाते हो शोरूम में, हाँ जी, तो आपको पूरी सेल्स टीम, एवरीबडी वुड कम टू यू, सब आपको प्रॉपर अटेंशन देंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी बुकिंग होती है कार की आपको डिलीवरी दी जाती है, बिल्कुल। और जब आपको कार की डिलीवरी दी जाती है और उसके बाद आफ्टर सेल्स आपको सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जब आपको फिर कोई प्रॉब्लम आता है, तो वही टीम जब आप कार खरीदने गए थे उन्होंने आपको हीरो बना के रखा था, वो टीम आगे पीछे गायब हो जाती है, ठीक है। वो लोग इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। आपको अगर कोई मैकेनिकल फॉल्ट आता है तो बोलते कि नहीं सर, वो आप सर्विस वाले से बात कर लीजिए, आप इससे बात कर लीजिए, आप उससे बात कर लीजिए, ठीक है, हम ये देख लेंगे। तो वो टीम का टोटल बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। हाँ जी। और यही एक वो रीज़न रहता है कि जब आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को इग्नोर कर देते हो सेल्स होने के बाद, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है बहुत से बिजनेसेस की सेल्स गिरने का। बिल्कुल। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको भी आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितना आप अपने एक न्यू कस्टमर को देने वाले न्यू प्रॉस्पेक्ट को दे रहे हो, और वो रिलेशनशिप, क्योंकि किसी भी बिजनेस में कस्टमर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और वो रिलेशनशिप तब तक नहीं होना चाहिए कि जब तक उसकी पॉकेट से पैसा आपके पास नहीं आ गया। बिल्कुल, हाँ जी। और मैक्सिमम बिजनेसेस इस रिलेशन को तब तक मेंटेन करते हैं जब तक वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो जाती, और वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आपका एक कस्टमर आप रिटेन कर पाते हो तो वो आपको क्या लेके आएगा, न्यू और कस्टमर्स लेके आएगा, और कस्टमर्स लेके आएगा, हाँ जी, वो कस्टमर्स को रेफर करेगा, ठीक है। और वही जो आपको मान लीजिए एक कस्टमर आपका हैप्पी कस्टमर है तो आपकी 10 सेल्स करवाएगा, और वो 10 हैप्पी कस्टमर्स आपकी 100 सेल्स करवाएंगे, ठीक है। तो आपका सेल्स का ग्राफ इंक्रीज होगा। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, राइट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा था, उसका एक्सपीरियंस कैसा था, उसे समझिए। उसके लिए आपको फीडबैक प्रोसेस बनाना बहुत ज़रूरी है। फीडबैक से क्या फ़ायदा होगा, हमें पता चल जाएंगे कि हमारी सर्विस में क्या एड ऑन्स हम कर सकते हैं या क्या फीचर्स जो मिसिंग है वो क्लाइंट सजेशंस दे देता है। और मैं इसमें स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि बहुत से बिजनेसेस जो है वो सजेशन फॉर्म भरवाते हैं या फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं, इट शुड बी एनोनिमस। बिल्कुल। आप कस्टमर को इतना एनोनिमस फीडबैक के लिए एनकरेज करें
जहाँ पे आप कस्टमर का नाम नहीं जानते हैं, आप उसका मोबाइल नंबर नहीं देते हैं, जी राइट, और वो कस्टमर आपको फीडबैक देगा। राइट। क्योंकि आप अगर 100 लोगों को कहते हैं कि नहीं आप हमें नाम मत बताइए, हम्म, लेकिन आप हमें बताइए कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सर्विसेज, बिल्कुल। हमारे प्रोडक्ट पे क्या कमियां, हम उन्हें कैसे बेटर बना सकते हैं, हाँ जी। या आपको किस तरह का हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा, हम्म, जी तो वो खुल के बता पाएगा। तो आपको इजीली कंफर्टेबली बता पाएगा कि नहीं मुझे आपके प्रोडक्ट को अच्छा लगा या नहीं। और बाद में इस चीज़ के बारे में आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश मत कीजिए कि हु वाज दैट पर्सन जिसने आपको Correct. फीडबैक दिया। आप उसको इम्प्रूव करने की आप कोशिश उस तरफ फोकस दीजिए कि वो उसमें सजेशंस कमी क्या लेके थी। बिल्कुल। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम आप अपने कस्टमर को बताइए, ओपनली बताइए, सबको बताइए कि वी हैव गॉट दिस फीडबैक और अब हमने इसे इम्प्रूव कर लिया। बिल्कुल, उससे आपका कस्टमर रिटेंशन ओवरऑल अच्छा हो जाएगा। तो फिर सर जब आप ये सेल्स होने के बाद आपका जो बिजनेस है वो एक प्रॉपर एक ऑपरेशनल मोड पे आ जाता है। बिल्कुल, है ना, और उस टाइम पे आपके ऑफिस ऑपरेशंस, आपके फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस ऑपरेशंस स्टार्ट हो जाएगा। जी और इन ऑपरेशंस का एकदम स्मूथ होना कस्टमर एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करता है, क्योंकि अगर आपके ऑपरेशन स्मूथ नहीं होंगे, क्लाइंट आपका कंफ्यूज होता रहेगा हर एक फेज़ के ऊपर कि मुझे ये चीज़ भी नहीं करनी, ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ें खराब होती जाएंगी। अगर आपका वो प्रोसेस स्मूथ होगा तो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, आपको अपने ऑपरेशंस को बहुत सिंप्लीफाई करना है, प्रोसेसेस को इजी बनाना है। बिल्कुल। इस चीज़ पर भी अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशंस को किस तरीके से इजी, सिंप्लीफाई और इफेक्टिव बना सकते हैं।